हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे बायोलॉजी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले हमने बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 50-50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट बना करके डाला है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज भी हम करेंगे बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे साथ। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है, तो मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है मेडिबल का, लेब्रम का, अंड निक्षेपक का, मैक्सिला का। तो क्वेश्चन एक का आंसर होगा सी, अंड निक्षेपक का। तो आंसर होगा फर्स्ट का। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है तापीय क्रिया से, हार्मोन क्रिया से, जंगली किस्म से प्रजनन करा करके, कोल्विसिन क्रिया से। तो पौधों को प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म के पौधों से प्रजनन करा करके। तो इसका आंसर होगा सी, दो का आंसर होगा सी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ए सरसों, बी धान, सी बाजरा, डी मूंगफली। तो हरित बाली रोग जो है यह बाजरा फसल से संबंधित है। नेक्स्ट, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ए सरसों, बी धान, सी बाजरा, डी मूंगफली। तो हम बता दें कि टिक्का रोग जो है यह मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली फसल में टिक्का रोग लगते हैं। नेक्स्ट, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? ए फफूंदी के कारण, बी जीवाणु के कारण, सी विषाणु के कारण, डी जास्ता की कमी के कारण। तो धान में जो खैरा रोग होता है यह डी नंबर जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। तो किस में होता है? धान में। नेक्स्ट, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल। तो चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है वह हरे शैवाल के कारण होता है। तो 6 का आंसर होगा डी। नींबू का कैंकर किससे होता है? तो कवक से, बी जीवाणु से, सी विषाणु से, डी निमेटोड से। तो 7 का आंसर होगा जीवाणु से। नींबू का कैंकर किससे होता है? जीवाणु से। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर, इमोगो। तो इसका 8 का आंसर होगा सी, कैटरपिलर। इस अवस्था में कीड़े अधिक हानि पहुंचाते हैं फसल को। नेक्स्ट, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों, गेहूं, आम, बैगन या बैंग। तो इसका मिलीबग जो है यह सरसों रोग से, सरसों फसल से संबंधित है। मिलीबग रोग। नेक्स्ट, पौधों का अर्ध पतन रोग किसके कारण होता है? पीथियम डिबेरियनम, बी पेरोनोस्पोला पैरासाइटिका, सी पाइटोथोरा इन्फेस्ट्रेस, डी एल्बुगो कैंडिडा। अजीब अजीब से नाम है, लेकिन मैं आपको आंसर बता दूं कि आंसर होगा ए पीथियम डिबेरियनम। पौधों का अर्ध पतन रोग इसी के कारण होता है। अग्नि रजा रोग किससे संबंधित है? ए सेब, बी नारंगी, सी अंगूर, डी नारियल। तो अग्नि रजा रोग जो है यह सेब से संबंधित है। नेक्स्ट, गन्ने का लाल संधाद किसके कारण बनती है? तो आपने देखा होगा गन्ने में रेड कलर का एक बीमारी हो जाती है, वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पर ये अजीब अजीब से नाम है, इसका ऑप्शंस हैं। तो पहला ए कोलेटोट्राइकम फेलेकेटम, बी है सर्कोस्पोरा परसेनिट, सी है अल्टरनेरिया अल्टरनेट,
डी है फाइलोफ्लोरा इन्फेस्टनस। तो मैं इसका आपको आंसर बता दूं का आंसर इसका ए होगा। गन्ने का लाल संधाद या संरांध जो है यह किसके कारण होता है? कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम, ये इसके कारण होता है। तो नेक्स्ट, मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, कोलेट्रोटिकम फाल्केटम, क्लेपर्प्यूरिया, पक्सीनिया ग्रेमिनिस। ये अजीब अजीब से बीमारी के नाम है, आप एक दो बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। मे भी अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और ये इम्पोर्टेंट है, डिजीज फसल और डिजीज से संबंधित सारे क्वेश्चन आज रिलेटेड है इसमें, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर होगा ए, सर्कोस्पोरा पर्सिनिटा, यह मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होता है? बाजरे के ग्रीन ईयर रोग किस कवक के कारण? तो इसमें देखें, स्केलोरोस्पोरा ग्रेमिकोला, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टिस, ये कवक के सारे कवक हैं। ये केल्विस्पेरा परप्यूरिया, स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। तो मैं आपको इसका बता दूं, इसका भी आंसर ए होगा, स्केलेरोस्पोरा ग्रोमिकोला। ये जो है कवक है, बाजरे में होता है, इसके कारण ग्रीन ईयर रोग होता है। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? तो ये सारे ऑप्शन जो है ये कवक हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है ये कौन सा कवक है। ए नंबर सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, बी फाइटोइन्फेस्टिस, सी क्लेविस्पेस परप्यूरिया, डी स्केलोरोस्पोरा ग्रेमिकोला। ये सारे अजीब से नाम है, लेकिन आलू के लिए आपको याद रखना है कि आलू में होने वाले रोग के लिए उत्तरदायी है बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, फाइटो इन्फेस्टिस। तो आंसर होगा 15 का बी। नेक्स्ट, सिट्रस कैंकर क्या है? ए नींबू की प्रजाति है, बी नींबू का एक प्रसिद्ध कीट है, सी नींबू का एक रोग है, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, नींबू का एक रोग है। तो क्या है? सिट्रस कैंकर। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? मूंगफली का टीका रोग, गन्ने का लाल सन रोग, बाजरा के ग्रीन ईयर रोग, तंबाकू का मेजोक रोग। तो मैं बता दूं पादप रोग नहीं है, तो कवक जनित पादप रोग नहीं है। तो आंसर होगा इसका डी, तंबाकू का मोजेक रोग, या कवक जनित पादप रोग नहीं है। रिंग रोग, रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा डिजीज है इसमें जो कि रिंग रोग से नाम से जाना जाता है? तो आप सिलेक्ट करिए आंसर को, ए सैथिल रोग, बी मोजेक रोग, सी बंकी टॉप, डी वार्ट रोग। तो इसका आंसर होगा सैथिल रोग। सैथिल रोग को ही रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर 18 का ए। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो आलू में आपने आलू को जब कभी काटा होगा तो बीच में कभी कभी होता है कि काला निकल जाता है, तो वह जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ब्लैक हार्ट। तो वो बीमारी किस चीज की कमी के कारण होता है? तो जानते हैं। तो ए तांबे की कमी के कारण, बी पोटेशियम की कमी के कारण, सी ऑक्सीजन की कमी के कारण, डी बोरॉन की कमी के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धान हरित बाल, बाजरा अर्गट, मटर पाउडरी, गिल्ड्रियो, चना उक्टा विल्ड। तो ये पहला नंबर सही नहीं है, धान हरित बाल, और ये सारे के सारे सही हैं। तो आपको आंसर होगा 20 का ए। नेक्स्ट, करनाल बंट एक बीमारी है, तो किससे रिलेटेड है ये बीमारी? धान की फसल से, मटर की फसल से, राई की फसल से, गेहूं की फसल से। तो मैं आपको बता दूं करनाल बंट एक बीमारी है जो कि गेहूं की फसल से संबंधित है। तो आंसर होगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं?
तो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं ए H.C. बोल्स, बी के.सी. मेहता, सी बीरबल सानी, डी पंत। तो मैं आपको बता दूं 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी के.सी. मेहता है, जो कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक। नेक्स्ट, स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है? एस्ट्राडियोल, रिलैक्सिन, प्रोलैक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं स्त्रियों में कौन सा हार्मोन नहीं है, स्टेरॉयड नहीं है, तो रिलैक्सिन, ये हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है। नेक्स्ट 24, मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? कॉनबर्ग ने, E.C. कोकिंग ने, H. हैरिस ने, R. सिरमेसर ने। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा E.C. कोकिंग ने। इनमें से कौन जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? भंगुर परितंत्र से मैंग्रोव और नम भूमि, हिमालय में आगे में आवास, आरक्षित जैव जीव मंडल बनाना, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश था झूम खेती। तो इसका आंसर होगा 25 का डी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका या जिसकी वाहक है। कौन कौन इसके वाहक हैं? तो मैं आपको इसका वाहक बताता हूँ, पुरुष और स्त्रियां द्वारा अभिव्यक्ति। तो आंसर इसका बी या सी बोल सकते हैं, स्त्री और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति। तो दोनों में ऑप्शन सेम ही है, वर्ड है कि स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति। तो ये दोनों सेम ही टाइपिंग हो गया है, एरर। तो दोनों सही है, दोनों, क्योंकि एक ही चीज लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहक है पुरुष और स्त्रियों द्वारा अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने का तकनीक क्या कहलाता है? ए संकरण, बी हार्मोन पोषण, सी उत्परिवर्तन प्रजनन, डी आनुवंशिक इंजीनियरिंग। तो ये कहलाता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग। चूहों में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डाल करके उसकी साइज को 8 गुना बना सकते हैं, उसको कहते हैं आनुवंशिक। अर्धसूत्रन की पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जीन विनिमय, युग्मक संलयन, सूत्र युग्मन, युक्त परागकोशी। तो इसका आंसर होगा सी, सूत्र युग्मन। उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 3, 4, 6 से 7, 9 से 10। तो उसका पीएच मान होना चाहिए 6 से 7 फसल उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी का। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, नई कोशिकाओं को बनने से संबंधित मुख्य उत्तक है। विभुज्योतक, ऋण उत्तक, मृद उत्तक, हरित उत्तक। तो इसका आंसर होगा ए, विभुज्योतक, 30 का ए। नेक्स्ट, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से, जड़ से, सूखी पत्तियों से, सूखे लेटेक्स से। तो अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह प्राप्त किया जाता है सूखे लेटेक्स से। ये क्या जाता है? सूखे लेटेक्स से। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जंपिंग जीन का सिद्धांत ए क्रीगर मेंडल ने, बी मॉर्गन ने, सी वाटसन और क्रिक, डी बारबरा मैक्लिंटॉक ने। तो आंसर होगा डी, बारबरा मैक्लिंटॉक। नेक्स्ट, गेहूं, जौ, बाजरा, संतरा, राई और रागी किसमें मिलती है? 2 पादप कुलों से, 3 पादप कुलों से, 4 पादप कुलों से, एक ही पादप कुलों से। तो गेहूं, जौ, नींबू, संतरा, राई और रागी 2 पादप कुलों से मिलती है। नेक्स्ट, गन्ना, चुकंदर, मटर, चना, अरहर, उर, फ्रेंच बीन संबंधित है 2 पादप कुलों से, 3 पादप कुलों से, 4 पादप कुलों से, 5 पादप कुलों से। तो ये संबंधित है 3 पादप कुलों से, गन्ना, चुकंदर, मटर, अरहर और उर, फ्रेंच बीन। तो आंसर होगा 34 का। निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है। ए फर्न, बी आवृत्त बीजी,
सी अनावृत्तबीजी, सी अनावृत्तबीजी, डी मॉस। तो निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है, वो लक्षण है आवृत्तबीजी। बी 35 का बी आंसर हो। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है, ए फर्नों में, बी मॉस, सी फलियों में, डी अनावृत्तबीजी पौधों में। तो इसका आंसर होगा डी अनावृत्तबीजी पौधों में। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जिसके अनुसार एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, किस वैज्ञानिक ने किया? जेकब मेनॉड, आर्थर कॉर्नबर्ग, बीडल और टेटम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी बीडल एंड टेटम। मनुष्यों में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। एक स्त्री कितने प्रकार के अंडे बना सकती है यदि वह अपने 23 जोड़े गुणसूत्रों में प्रत्येक के लिए विषम युग्मजी हैं? तो ए 84 लाख, बी 23 लाख, सी 46 लाख, डी 23 लाख। तो इसका आंसर होगा ए आंसर 84 लाख। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी नाम दिया? ग्रेगर मेंडल, सी कॉरेंस, एच जे मूलर, डब्ल्यू वेटसन। तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू वेटसन। तो आंसर होगा 39 का डी। आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पे टर्म है जीन शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ए ग्रेगर मेंडल, बी डब्ल्यू जॉनसन, सी ह्यूगो डी वेरिस, डी टी एच मॉर्गन। मैं आपको बता दूं कि यह साइंटिस्ट है डब्ल्यू जॉनसन, जिन्होंने जीन शब्द को प्रतिपादित किया या बोल सकते हैं जीन नाम दिया। तो इसका आंसर होगा 40 का बी। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? गेहूं का टुंडू रोग, आलू का कवक कुर्चिका, सिट्स पसमारी, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि इसमें गेहूं का टुंडू रोग जो है यह पादप जीवाणु द्वारा होता है। तो 41 का आंसर। सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो जानते हो वैज्ञानिक कौन था? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, डी लीवनहॉक। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी रॉबर्ट कोच था वह साइंटिस्ट जिसने जीवाणु का संवर्धन प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक। नेक्स्ट, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे कहते हैं, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित उसे कहते हैं द्विलैंगिक, उभयलिंगाश्रयी, पृथक लिंगाश्रयी, इनमें से कोई नहीं। तो उसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका बी होगा, उभयलिंगाश्रयी। नेक्स्ट, विभज्योतक एक पादप उत्तक है जिसका कार्य नई कोशिकाएं बनाना, पादप देह को मजबूती प्रदान करना, स्त्रवन, जल और खनिजों का अंतरण। तो 44 का आंसर होगा ए नई कोशिकाएं बनाना। निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक अंडे देने वाली है? श्वेत लेगहॉर्न, ब्रह्मा, काली मिनोरकोआ, एस्ट्रोश्वेत। तो इसका आंसर होगा ए श्वेत लेगहॉर्न। ये सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी है, मुर्गी की नस्ल है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 0 ग्राम, 0.5 ग्राम, 1.3 ग्राम, 2.5 ग्राम। तो मुर्गी के एक अंडे में 0.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है। निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? ए ऊंट, बी सूकर, सी बकरी, डी भेड़।
तो सुकर या सुअर जुगाली नहीं करता है। तो आंसर 47 का 48। फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? आसपास ऑक्सीजन सांद्रण घटाकर, आसपास के एथिलीन सांद्रण को बढ़ाकर, पादपों की पानी की आपूर्ति घटाकर, फल परिपक्वता के दौरान यूरिया का छिड़काव करके। तो इसका आंसर होगा बी, आसपास के इथिलीन सांद्रण को बढ़ा करके। और ये इंपोर्टेंट है, इथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, जीरोप्थेल्मिया आहार में कमी, आहार में किस कमी से होता है? ए प्रोटीन, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, दिन में से कोई नहीं। तो जीरोप्थेल्मिया आहार में विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है और यह बीमारी नेत्र में होती है। नेक्स्ट, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? मानव की सबसे पाचक ग्रंथि यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, निम्न में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है, तो इसका ए होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह की वीडियो मैं लेकर के आता रहूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसमें बायोलॉजी के वर्ड टर्म बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि इसमें फसल और रोग से संबंधित था, जो कि कहीं ना कहीं 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में, जो कि हमसे छूट जाता है। लेकिन आप कर लेंगे तो शायद आप उस क्वेश्चन को 100% श्योर करके आएंगे। थैंक्स अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे बायोलॉजी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह सेट 8 है। इससे पहले हमने 7 सेट कंप्लीट कर लिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। यह बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए लगाते हैं यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था ए मेंडल, बी मॉर्गन, सी डार्विन, डी बीडल एंड टेटम। तो इसका आंसर होगा एक का डी, बीडल एंड टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है? ग्रेगर मेंडल, बी वाटसन एंड क्रिक, सी विलियम बेटसन, डी कॉर्नबर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए, ग्रेगर मेंडल जो है यह आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है, यानी आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट 3, आनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोग में संश्लेषण किया था? तो किस वैज्ञानिक ने जीन को सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था? ए वाटसन एंड क्रिक, बी ग्रेगर मेंडल, सी आर्थर कॉर्नबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आर्थर एंड कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले जीन को प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। नेक्स्ट, वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सही यहां तक। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो बाकी जो अन्य गुणसूत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पेरोजोम, बहुसूत्र, विषम सूत्र और लिंग सूत्र। तो उसको कहते हैं अलिंग सूत्र। बाकी के अन्य गुणसूत्र को, जिसमें लिंग निर्धारण गुणसूत्र को छोड़ करके बाकी के गुणसूत्र जो होते हैं उसको कहते हैं अलिंग सूत्र। आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है? ए हीमोफीलिया, बी फिनाइल कीटोनरिया, सी दात्र कोशिका रक्त न्यूनता, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में जितने सारे ये ऑप्शन हैं सभी सही है, ये सभी आनुवांशिक बीमारी हैं। तो याद रखिएगा, हीमोफीलिया तो बहुत सबको पता है, लेकिन ये 2 फिनाइल कीटोनूरिया एवं दात्र कोशिका रक्त न्यूनता, ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा डी। एक श्वेत वर्ण स्त्री एक काले पुरुष से विवाह करती है, उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। तो किस अनुपात में यह बच्चे काले होंगे?
तो ये सीधा सा कहना चाहता है कि एक स्त्री है, गोरी है, वह काले पुरुष से शादी करती है, तो उन 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां, तो वो अनुपात खोजता है कौन सा होगा, तो वो किस अनुपात में काले होंगे। तो बच्चे काले होने की संभावना क्या है, 100%, 50%, 25%, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है कि आंसर इसका होगा कि कोई नहीं, क्योंकि बच्चे चारों के चारे गोरे भी हो सकते हैं या चारों के चारों काले भी हो सकते हैं, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि कितने बच्चे गोरे होंगे कितने काले होंगे। नेक्स्ट, कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था, ए गेरार्ड, ग्रीगर मेंडल, सी वाटसन एंड क्रिक, डी विलियम बैटसन। तो सबसे पहले यह क्या था, ए गेरार्ड ने क्या प्रमाणित किया था कि कुछ रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। इनमें से कौन सी बीमारी आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होती है, तो आनुवंशिकी द्वारा बीमारी कौन है जो नियंत्रित होती है, ल्यूकेमिया ए, बी अरक्तता, सी एक्लेप्टोनूरिया, डी उपरोक्त सभी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, एक्लेप्टोनूरिया जो है यह आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होती है, एक बीमारी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, जीवाणुभोजी कौन होते हैं, एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, मनुष्यों को संक्रमित करने वाले परजीवी विषाणु, प्रावस्थाओं में वृद्धि करने वाले विषाणु। तो इसका आंसर होगा 9 का बी, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु। तो क्वेश्चन 9 का आंसर बी। निम्न में से अंडे देने वाले स्तनधारी कौन है, उदबिला, ओपोसम, कंगारू, डक बिल्ड, प्लेटिपस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी, डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, शुतुरमुर्ग, कैसोबरी, एल्वेट्रॉस, एलिफेंट्स बर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है, कौन सा वह कपी, कपीस बंदर की प्रजाति है। तो गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगुटान, हुलो गिब्बन। तो यह भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपी है हुलो गिब्बन। आंसर 12 का डी। रजोनिवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में होती है, रजोनिवृत्ति तो कितने निम्न आयु में होती है, 30 से 35, 35 से 40 वर्ष, 40 से 45 वर्ष, 45 से 50 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी, रजोनिवृत्ति साधारणतः 45 साल से 50 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि इसका कारण है यूरिक अम्ल और यूरिया अमोनिया में बदल जाते हैं। बी, जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाते हैं। सी, यूरिया चक्र से यूरिया अमोनिया में बदल जाते हैं। डी, यूरिक अम्ल यूरिया और क्रिएटिनिन को अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए हमें कुछ देर बाद तेज गंध आने लगती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, तो कौन सा कोशिकांग है, हरित लवक, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका अंग, श्वसन कोशिका अंग से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हृदय की मरमर का कारण है, छोटी माधमनी, हृदय माधमनी, कपाट में लीक, इनमें से कोई नहीं। हृदय मरमर का कारण है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी, कपाट में लीक। नेक्स्ट,
चमड़ा निकाला जाता है? चमड़ा निकाला जाता है सिर्फ चर्म से, बी चर्म और अधिक चर्म दोनों से, सी चर्म और अवत्वकवशीय ऊतक से, उपरोक्त सभी। तो चमड़ा जो निकाला जाता है सिर्फ चर्म से निकाला जाता है। नेक्स्ट, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है? 1:1200, 1:1000, 1:700, 1:500। तो इसका आंसर होगा 1:700। एक्चुअली होता है 1:600, लेकिन वयस्क बोल रहा है यहाँ पे, तो 1:7 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? तो है अंडाणु, युग्मनज, शुक्राणु कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी, ये है युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 20, तारपीन प्राप्त किया जाता है चीड़ से, ओक से, देवदार से और शुद्ध पेट्रोलियम से। तो तारपीन जो है यह चीड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका है विषाणु की, जीवाणु की, कवक द्रव्य की, फफूंदी की, फफूंदी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सी, सबसे छोटी कोशिका, जीवित कोशिका है कवक द्रव्य की। कपास रेशा प्राप्त होता है बीज से, पत्तियों से, तने से, फलों से। तो कपास रेशा जो प्राप्त होता है वो हमें बीज से प्राप्त होता है। तो 22 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट, किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है? ए क्यूबा, बी भारत, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए क्यूबा एक देश है जहां पर चीनी बहुत मात्रा में उत्पादन होता है, इसको दुनिया का चीनी का कटोरा बोलते हैं या शर्करा का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? तो इन निम्नलिखित में राज्य हैं केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बताइए इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करता है? तो 24 का आंसर होगा बी, कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य भारत में। संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? ए सैमुअल विक्टन को, बी सैमुअल स्लेटर को, सी वास्को डिगामा को, डी इनमें से कौन है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सैमुअल स्लेटर को संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभकर्ता माना जाता है। लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस की आयु कितनी होती है? 21 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 150 दिन से 180 दिन। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 125 दिन से 180 दिन। नेक्स्ट, पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है सुकर, ब्रोइलर, भेड़ बकरियां, श्वेत लेगहॉर्न, कुक्कुट। तो पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है ए सुकर। निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है? तो कौन सी नस्ल की भेड़ अति उत्तम है? चोकला, नाली, सी मागरा, डी मारवाड़ी। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए चोकला। उत्तम किस्म की कारपेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे जोरिया कहते हैं, भेड़ की किस नस्ल से मिलती है? हिसार डेल ए, गुर्रे बी, सी काठियावाड़ी, डी कोयम्बटूर। तो वह ऊन किस भेड़ की नस्ल से मिलती है? तो मैं आपको बता दूं, यह ऊन जो मिलती है काठियावाड़ी भेड़ की नस्ल से मिलते हो। तो इसका आंसर होगा सी। ऊंट की गर्भावधि होती है 425 से 440 दिन, 365 से 400 दिन,
सी 320 से 350 दिन, 280 से 300 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी, 365 से 400 दिन होता है ऊँट की गर्भावधि। नेक्स्ट, ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, तो वो है कौन सा है? दवी प्रयोजन नस्लें, दुधारू नस्लें, भारवाही नस्लें, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी, दुधारू नस्लें। नेक्स्ट, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायीकृत दांतों की संख्या कितनी होती है? मवेशियों का जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें कितने दांत होते हैं? तो बता दो 8, 4, 2, 0। तो इस ऊपर वाले जबड़े में मवेशियों को कोई दांत नहीं होता है, 0। आंसर होगा डी। मनुष्य की शारीरिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, नीचे दी गई है गुणसूत्र संख्याओं की संरचनाओं को सही मिलाइए। पहला नंबर, अंडा में गुणसूत्र 23 होते हैं, दूसरा शुक्राणु में 46, या 3 नंबर गुर्दा कोशिका में 46, मूत्राशय में 23। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा सही सी नंबर 1 और 3, ये दोनों सही हैं। अंडे में 23 गुणसूत्र होते हैं और गुर्दा कोशिका में 46 होते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रीकरण का क्या अर्थ होता है? वायुमंडल की ऑक्सीजन का स्थिर होना, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, नाइट्रेट का आणविक ऑक्सीजन में विघटन, नाइट्रेट का अमोनिया में विघटन। नाइट्रीकरण का अर्थ होता है 34 का आंसर होगा बी, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। तो आंसर होगा बी, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि इसमें ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होती है, जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं, इसके होने से कोशिका उत्तक या अंगों में असामान्यता आ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर होगा बी, कैंसर जो है यह जैविक अंग को नष्ट कर देता है, इसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए जानलेवा बीमारी है कैंसर। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है? डेंगू बुखार, फील पाँव, मस्तिष्क पित्त बुखार। तो 36 का आंसर होगा बी, फील पाँव। नेक्स्ट, पोलियो का पहला, यहाँ पर पोलिया नहीं होगा, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में किसने तैयार किया था? रॉबर्ट एडवर्डसन, जेम्स सिम्पसन, जोनास ईसाक, जॉन हैंसम गिब्बन। तो पोलियो की टीका का खोज किसने किया था? तो आंसर होगा जोनास ईसाक, आंसर होगा सी। जो रोग गृहमक्खी द्वारा नहीं फैलता है वह है, यहां पर याद रहे नहीं फैलता है, हैजा, पेचिस, डेंगू बुखार, आंत्र बुखार। तो 38 का आंसर होगा सी। यह जो है डेंगू बुखार जो है यह घरेलू मक्खी द्वारा नहीं फैलता है, बाकी हैजा, पेचिस, आंत्र बुखार ये घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? आलू की अगेती अंगमारी, गेहूं का अनावृत कंड, सी ईख का लाल विगलन, डी ईख की लाल धारी। तो इनमें से जीवाणु से जो रोग होता है वो ईख की लाल धारी, ईख के गन्ने में बीमारी होते हैं लाल धारी। तो 39 का आंसर होगा डी। इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? एस्टर पीत रोग, जौ का पीत वामन रोग, चुकंदर, कुंचिताग, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी जो है यह पादप विषाणु द्वारा होता है ये सारे रोग। नेक्स्ट, सेब का जल क्रोध रोग होता है, सेब का जो जल क्रोध रोग होता है कैसे होता है? बोरॉन की कमी से, जीवाणु संक्रमण से, कवक संक्रमण से, उच्च तापमान से। तो इसका आंसर होगा उच्च तापमान से सेब में जल क्रोध रोग होता है।
पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में मिलता है: जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, संश्लेषित साधनों से। 42 का आंसर होगा सी, कवक से हमें मिलता है। तो किससे मिलता है? सी, कवक से। नेक्स्ट, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन एक संश्लेषित दवा है, जीवाणु से बनाई जाती है, पादप निष्कर से बनाई जाती है, अर्ध संश्लेषित दवा है। तो 43 का आंसर होगा डी, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन। यह एक अर्ध संश्लेषित दवा है। नेक्स्ट, पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवक नाशक की खोज हुई: नाइट्रोसन, सुरामीन, डीडीटी, बोर्डेक्स मिश्रण। तो 44 का आंसर होगा डी, बोर्डेक्स मिश्रण। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? गेहूं का टुंड रोग, सिट्रस पस्ट मारी, मूंगफली का टिक्का रोग, टमाटर का पर्ण कुंज। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गेहूं का टुंड रोग। निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है। ये जो मसाला देख रहे हैं, लौंग, जीरा, धनिया, जायफल, बताइए कि वह मसाला इसमें कौन सा है जो कि फूल की कली से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर उसका होगा लौंग। लौंग जो है ये फूल की कली से प्राप्त होता है। निम्न में से जड़ से प्राप्त होने वाले मसाला हैं, तो बताइए हल्दी, लौंग, दालचीनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा 47 का क्वेश्चन होगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं है। लौंग का तो हम कली खाते हैं, दालचीनी में होता है कि छाल होता है पेड़ का, और हल्दी जो है यहाँ पे जड़ नहीं, हल्दी तना है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। 37 का आंसर डी होगा। हरे पादपों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पत्तियां पादपों का श्वसन अंग है, वह रात को श्वसन और दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सिर्फ हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। वे प्राणियों की तरह हर समय श्वसन करते हैं, लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से अधिक होती है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, वे प्राणियों की तरह हर समय श्वसन करते हैं। कौन? पौधे हर समय श्वसन करते हैं, लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है ना, श्वसन दर से अधिक होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपयुग्मन, युक्तांडपता, अनिषेक फलन, व्युत्तांडपता। तो 49 का होगा सी, अनिषेक फलन। तो ये पादप जो है निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, अनिषेक फलन। लिटमस निम्न में से मिलता है, किससे मिलता है? शैवाल, जीवाणु, कवक, लाइकेन। तो 50 का आंसर होगा, लोगों को पता होगा कि लिटमस में लाइकेन से मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अच्छा लगा तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, और सारे वीडियो है। ये थोड़ा सा वीडियो टफ था, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट था, कुछ इजी भी था, लेकिन ऑल मिलाकर के कंपटीशन आजकल टफ होता जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा कुछ टफ क्वेश्चन इसमें 1-2 डालता हूं। तो चलिए, अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग।